नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। बीए तृतीय वर्ष के लिए विश्रुत चरितम की श्रृंखला में आज हमारा 23वां दिन है। हम देखते हैं कि अश्मक देश के राजा वसंत भानु के मंत्री इंद्रपालित के पुत्र चंद्रपालित ने बहाने से विहारभद्र, जो राजा अनंत वर्मा का कुमार सेवक है और राजा अनंत वर्मा का सबसे नज़दीकी है, उससे मित्रता कर ली और उसके माध्यम से राजा से परिचित हुआ। राजा से ये कहकर परिचय करवाया गया, उसका वास्तविक परिचय दिया गया कि ये अश्मक देश के राजा वसंत भानु के अमात्य इंद्रपालित का पुत्र है, किंतु इसकी किसी बात से नाराज़ होकर इसके पिता ने और राजा ने इसको राज्य से निकाल दिया है। ये कह करके उससे मित्रता करवाई गई और वो उसका मित्र बन जाता है। उसके बाद वह राजा को तमाम तरह से, वो और कुमार भद्र दोनों मिलकर, विहार भद्र दोनों मिल करके राजा को अनेकों तरह से कुमार्ग में ले जाने का प्रयास करते हैं। जितने भी दुर्व्यसन कहे गए हैं, मद्य, जुआ, स्त्री संग, कठोर दंड, कठोर वचन, जितने भी महादुर्व्यसन कहे गए हैं, उन सारे दुर्व्यसनों की इच्छा होने पर वो उन सारे दुर्व्यसनों का बखान ऐसे करते हैं जैसे वो बहुत अच्छी बात हो, बहुत अच्छी चीज़ें हों। और उन दुर्व्यसनों की तारीफ़ कर करके राजा को सारे दुर्व्यसनों की ओर प्रेरित करते हैं और सन्मार्ग से हटाते हैं। राजा जब दुर्व्यसनी हो जाता है तो राजा के साथ सारी प्रजा भ्रष्ट हो जाती है, सारे शासनाध्यक्ष भ्रष्ट हो जाते हैं, सारे पुर और जनपद के प्रमुख भ्रष्ट हो जाते हैं। अब जब सारे ही भ्रष्ट हैं तो कौन किसी में दोष दिखलाए, कौन किसका छिद्रान्वेषण करे, सारा ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। वो बड़ा चतुर है चंद्रपालित। वो राजा के माध्यम से सभी सामंतों, जनपद और नगर के प्रमुखों को उनकी पत्नी सहित पान गोष्ठियों में, पान गोष्ठी यानी मदिरा गोष्ठी, शराब पार्टी में इनवाइट करता है, उनको बुलाता है सपत्नीक, और अनेकों तरीक़ों से उनकी पत्नियों के साथ भी दुराचरण करता है। इसी प्रसंग में हम आज देखेंगे, तदंगनासु च अनेकापदेश पूर्वम अपाचरन नरेंद्र। उन सब सामंतों, पूर्व जनपद प्रमुखों की अंगनाओं, स्त्रियों के साथ, तद अंगनासु उनके अंगनाओं के साथ, अंगना अर्थात कुलांगना से अभिप्राय है, उनकी खानदानी स्त्रियों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ, च अनेक अपदेश पूर्वम अपाचरन नरेंद्र। अनेक अपदेश यानी बहाना, अनेक बहाने से अपाचरण, दुराचरण किया। किसने? नरेंद्र यानी राजा अनंत वर्मा ने। तदंतःपुरेषु च अमी भिन्न वृत्तेषु, तदंतःपुरेषु च अमी भिन्न वृत्तेषु मंदत्रासो बहुसुखैरवर्तन्त। जब उसने उनकी पत्नियों के साथ दुराचरण किया तो ये लोग इतने मुँह लग गए कि इन्होंने अंतःपुर में जाकर के राजा की पत्नियों के साथ दुराचरण किया। तदंतःपुरेषु च अमी भिन्न वृत्तेषु मंदत्रासो बहुसुखैरवर्तन्त। ये जो भिन्न वृत्त वाले थे, ये जो अलग चरित्र वाले लोग थे, अर्थात ये जो दुष्चरित्र लोग थे, इन लोगों ने मंदत्रासो, निर्भय होकर, त्रास जिसका मंद हो जाए, कम हो जाए, राजा के अंतःपुर में प्रवेश करना और राजा की पत्नियों पर नज़र डालना, ये मामूली बात है। इसके लिए डरना पड़ता है लोगों को,
लेकिन अब उनका डर निकल गया था। वो इतने मुँह लगे हो गए थे कि उनका डर निकल गया था। वो अंतःपुर में प्रवेश करते हैं और उनकी अंतःपुर की स्त्रियों के साथ बहुत सुखई रवर्तंत, बहुत सुख के साथ उपस्थित होते हैं, विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी स्त्रियों के साथ ये निरंतर दुराचरण करते हैं। सर्वाश्च कुलांगना जनः पांसुल जन भंगी भाषण रतो भग्न चारित्र यंत्रणस्त्रणायपि न गणयित्वा भर्तीन धातृगण मंत्रणान अशृणोत। कुलांगना जनः, सर्वाश्च कुलांगना जनः, और सभी जो कुलांगना जन थी। देखिए ये नायिका के प्रकार कहे गए हैं, कुलांगना और सर्वांगना। कुलांगना यानी खानदानी स्त्री, यानी किसी की व्यक्तिगत उसकी पत्नी जो एक पुरुष के साथ ही संभोग करेगी और एक ही पुरुष के साथ जीवन बिताएगी, अन्य का लालच नहीं करेगी, जो खानदानी पने को निभाएगी, उसे कुलांगना कहा गया। और दूसरी जो अनेक पुरुषों के लिए उपलब्ध रहेगी उसे सर्वांगना कहा गया। तो सर्वांगना को वेश्या कहा गया है, सर्वांगना तो या वेश्या। तो सर्वांगना अगर इस तरह का पांसुल यानी अपवित्र आचरण करे तो ये स्वाभाविक है। लेकिन ये सर्वाश्च कुलांगना जना, ये जो कुलांगना स्त्रियां जो थी सभी, वे पांसुल जन भंगी भाषण रतो, वो इन पांसुल जनों, अपवित्र जनों के द्वारा भंगी भाषण रत होकर, भंगी भाषण यानी व्यंग्योक्ति, वक्रोक्ति युक्त भाषण, यानी इशारों में बात करना या सीधे बात न करना, व्यंग्य में बात करना। आमतौर पर दुष्चरित्र के संदर्भ में इसी तरह की बातें हुआ करती हैं। इनके भाषण में, इनके बोलने से रत होकर, उसमें लगी रहकर, निरत होकर, भग्न चारित्र यंत्रणस, भग्न चरित्र वाली होकर के, यानी अपना चरित्र गिरा करके, तृणाय अपि न गणयित्वा, तिनके के समान भी उनको नहीं गिनती थी। किनको? भर्तृन, अपने पतियों को। धातृगण मंत्रणानि अशृणोत, और अपने यारों की गणना, अपने यारों, धातृगण यानी जार की मंत्रणा को अशृणोत, सुनती थी। अपने पतियों को तो तिनके के समान नहीं समझती थी और अपने यारों की बात सुनती थी। जो स्त्रियां चरित्र भ्रष्ट हो जाती हैं उनको अपने पतियों की कदर नहीं रहती। पतियों की कदर सती स्त्रियों को हुआ करती हैं। तन्मूलाश्च कलहाः सामर्षणाम उद्भवन। अब सामर्ष यानी क्रोध युक्त कलह उत्पन्न होने लग गई। किस बात की? तन्मूलाश्च, उन ये स्त्रियों का दुष्चारण उसका मूल बन गया। स्त्रियों के दुष्चरित्रता के कारण लोगों में आपस में क्रोधित होकर के कलह होने लग गया, लड़ाई झगड़ा होने लग गया। लड़ाई झगड़े के, कलह के 3 ही पुराने ज़माने में मुख्य कारण कहे गए हैं, जर, जोरू और जमीन। तो स्त्रियों के दुष्चारित्र से उनमें परस्पर झगड़ा होने लग गया, आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए। अहन्यंत दुर्बला बलिभी। अब आप देखें कि जब भी कभी व्यवस्था टूटती है, जब भी कभी सिस्टम ब्रेक होता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, इसलिए सरकारों का मुख्य कारण है कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना। सरकार से पहली और सबसे बड़ी अपेक्षा ये होती है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखेगी, बाकी चीज़ें अपने आप चलती रहेंगी। तो जब व्यवस्था बिगड़ती है तो भले लोग प्रभावित होते हैं, बदमाश तो मज़े में रहते हैं। बदमाश लोग, दलाल लोग, दुष्ट टाइप के लोग, चोर उचक्के, ये तो चाहेंगे कि व्यवस्था बिगड़े ताकि इनका फ़ायदा हो। तो अहन्यंत दुर्बला बलिभी। अब व्यवस्था बिगड़ने का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, या एक और कहावत है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। तो अहन्यंत दुर्बला बलिभी, जो दुर्बल थे वो बलवानों के द्वारा मार दिए गए। अपहृतानि धनवताम धनानि तस्करादि भी,
व्यवस्था बिगड़ने पर दो चीज़ें होती हैं। कमज़ोर लोगों को बलशाली लोग प्रताड़ित करने लगते हैं, मार देते हैं, और जो धनवान लोग होते हैं उनके धनों को चोर और बदमाश लूट लेते हैं। ये दोनों चीज़ें होने लग गई। अपहृतानि धनवताम धनानि, धनी लोगों का, धनवताम धनानि, धनी लोगों का जो धन था वो अपहृतानि छीन लिया गया। किसके द्वारा? तस्कर आदि भी, तस्कर आदियों के द्वारा, चोरों के द्वारा। अपहृत परिभूतयः प्रहताश्च पातक पथाः। अब ये जो पातक पथ है, जो पापों का जो मार्ग है, वो अपहृत परिभूतयः, परिभूति का डर नहीं रहा। परिभूति यानी तिरस्कार। समाज में एक आँखों की शर्म होती है जिसकी वजह से लोग गलत काम करने से बचते हैं। केवल कानून या पुलिस का डर ही पर्याप्त नहीं है, आँख की शर्म भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए गाँवों में ज़्यादा बेहतर कानून व्यवस्था रहती है, बिकॉज़ वहाँ एक दूसरे को लेकर के बड़ा लिहाज होता है। लोग जानते हैं, कई पीढ़ियों तक एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, ये फला का लड़का है, ये फला की बहू है, ये फला की बेटी है। इस वजह से लोग जरा सा भी नियमों के विपरीत जाकर कोई काम करना अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके साथ साथ उनके पूरे ख़ानदान की बदनामी होगी, यहाँ तक कि गांव की होगी। लोगों को गांव के नाम से जानते हैं, और अगर दो चार लोगों ने किसी गांव में किसी गलत हरकत कर दी, एक भी गलत हरकत करी, एक ने किसी ने हत्या कर दी, तो पूरे गांव को हत्यारों का गांव कहा जाएगा। तो ये जो है, ये जो तिरस्कार का भय है, ये व्यक्ति को गैर कानूनी काम करने से रोकता है। लेकिन अब ये भय खत्म हो गया। अपहृत परिभूतया, परिभूति अपहृत हो गई, तिरस्कार का भय खत्म हो गया। प्रहताश्च पातक पथा, अब जो पातक पथ था वो बढ़ने लगा, पापों का मार्ग बढ़ने लगा। आखिरी एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी संजय दत्त की, वास्तव, जिसमें नायक जो है वो किसी मजबूरी में अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है, माफिया बन जाता है, डॉन बन जाता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा दर्द ये है कि उसके माता पिता उसके घर में पानी पीने को तैयार नहीं हैं। तूने ये पैसे गलत काम से कमाए हैं, हम तेरे यहाँ पानी नहीं पिएंगे। वो अपने इंजीनियर भाई, जिसकी नौकरी उसी ने लगवाई अपने प्रभाव से, उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो माता पिता को अपने साथ रखे। वो कहते हैं कि तू क्यों नहीं रख लेता? तो यही कहता है कि मेरा यही तो दुख है कि मेरी माँ, मेरे पिता मेरे साथ रहने को तैयार नहीं, मेरे यहाँ एक गिलास पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि मेरे पैसे ईमान के पैसे नहीं। आप सोचें, ये अपहृत परिभूति क्या होती है? अगर हर माता पिता ऐसे हो जाएं तो कौन है जो रिश्वत लेगा, जो भ्रष्टाचार की कमाई करेगा? आज ये रोज़ हम जो अखबारों में पढ़ते हैं कि जिसकी 22 लाख रुपए तनख्वाह है उसके पास 50 करोड़ की संपत्ति है। कैसे पॉसिबल है? अगर किसी की पत्नी, किसी के पुत्र, किसी की माँ, किसी के पिता अगर इस बात से इनकार कर दें कि हम तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पिएंगे, हम तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे, सामाजिक बहिष्कार अगर लोग करें, केवल पत्नियां अगर सामाजिक बहिष्कार करें, मजाल है कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई रिश्वत लेगा। बीच में गवर्नमेंट ने ऐसे नियम भी लगाए कि अगर कोई भ्रष्टाचारी, अगर अधिकारी पकड़ा गया तो उसकी पत्नी को भी बराबर की सज़ा होगी। वो इसलिए कि उसकी पत्नी भी बराबर की जिम्मेदार है। अब जब समाज में तिरस्कार का भय न रहा तो पाप के मार्ग बढ़ने लगे। इसका यही भाव है। हत बांधवा हृतवित्तो वध बंधातुराश्च मुक्त कंठम आक्रोशन अश्रुकंठ्य प्रजा। पूरी प्रजा जो है अश्रुकंठ्य, आँखों में आंसू से गदगद हो करके गले तक आंसू भरे हुए हैं। ऐसे इस प्रकार से हत बांधवा, उनके बंधु बांधव मारे गए हैं। हृतवित्तो, उनका धन छीन लिया गया है। वध बंधातुराश्च, वध और बंधन से आतुर हैं, मैंने उनको मारे जाने का डर है और चारों तरफ प्रतिबंध है। जब चोरी चकारी बढ़ जाती है तो लोग घर से बाहर निकलने से भी कतराते हैं, तो एक तरह से कैद होकर के रह जाते हैं, बाहर निकलेंगे लूट लिए जाएंगे। इन सब से त्रस्त जो प्रजा है वो मुक्त कंठम आक्रोशन, वो मुक्त कंठ से आक्रोशन, क्रोध व्यक्त करती हुई
अश्रुकंठः प्रजा, और गले तक दुखों से भरी हुई प्रजा जो है हाहाकार करने लग गई। कोई राजा जब किसी राजा के राज्य पर कब्जा करना चाहता है तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि वो राजा को उसके राज्य में अलोकप्रिय कर दे। अगर राजा लोकप्रिय रहेगा तो उसके राज्य पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। जब एक बार राजा अलोकप्रिय हो जाएगा तो उसकी जन स्वीकृति न रही तो बड़ी आसानी से कोई राजा किसी राज्य के राज्य पर कब्जा कर सकता है। हम देखते हैं रघुवंशम में यही प्रसंग आता है कि जब दिलीप से कहता है राज सिंह महाराजा दिलीप से कि महाराज आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं, आप अगर प्राण दे देंगे इस गाय के लिए तो आप सिर्फ एक गाय की रक्षा कर पाएंगे, आप तो ऐसी हजारों गायें अपने गुरु को दे सकते हैं एक गाय का नुकसान कर देने के बदले, हो जाने देने के बदले। लेकिन अगर आप जीवित रहेंगे तो पूरी प्रजा की अनेकों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक रक्षा करते रहेंगे। तो अगर आपका ये लोकोपकार का कृत्य है तब भी यह निंदनीय है, क्योंकि एक गाय की रक्षा करना बेहतर है या पूरी प्रजा की रक्षा करना एक लंबे समय तक। एक गाय को अपनी जान देकर के आपने रक्षा कर लिया तो प्रजा तो आरक्षित हो गई। तब राजा दिलीप यही जवाब देते हैं कि क्षतात किल त्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दः भुवनेषु रूढ़ः। महाराज, क्षतात किल त्रायत, जो क्षत से त्राण करे, रक्षा करे, जो किसी कमज़ोर को चोट लगने से बचाए, जो किसी कमज़ोर को किसी बलशाली के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से रोके, वही क्षत्रिय है। और जब मैं क्षत्रिय नहीं रह गया तो कितने दिन राजा रहूँगा, क्योंकि राजा बनने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय को था। जब मैं इतना अलोकप्रिय हो जाऊँगा कि ये राजा तो एक गाय की रक्षा नहीं कर सका, ये प्रजा की रक्षा क्या करेगा। तब ये डर है कि प्रजा ही मुझसे रुष्ट हो जाएगी, और प्रजा रुष्ट हो जाएगी तो या तो प्रजा तख्ता पलट देगी या पड़ोसी राजा हमला कर देगा, तो राज्य भी नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं कि आज मैं प्राण बचा लूँगा तो मैं राज्य बचा लूँगा। जब मेरा यश चला गया तो प्राण जाने से भी बुरा है, फिर मेरा राज्य भी नहीं बचेगा, फिर तो मैं कहीं का ना हुआ, न यहाँ का हुआ न वहाँ का हुआ। और राजा का डिसीजन, राजा का निर्णय सही होता है। अंततः वो गाय को भी बचा लेता है, अपने आप को भी बचा लेता है और प्रजा को भी बचा लेता है। जब आप सन्मार्ग पर चलेंगे तो सब कुछ बचेगा, और जब आप कुमार्ग पर चलेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यही आज का लेसन है, यही आज की सीख है। हम देखते हैं कि ये हम सिर्फ कहानियाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम इतिहास पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, समाज में ये सब चल रहा था, कवि ने देखा है। जन कवि या महाकवि वही होता है जो समाज को देखता है, समाज को देखने का उसका एक अपना नज़रिया होता है, उसकी एक दृष्टि होती है। साहित्यकार समाज का सबसे बड़ा सेवक होता है, बिकॉज कि वो समाज को दूर से देखता है, और दूर से देखने वाला बेहतर देख पाता है। आपकी सेहत, आपके चेहरे की रौनक कम हुई या ज़्यादा हुई, ये वो बता सकता है जो आपको दूर से देखता है। जो आपको 24 घंटे देखता है या जो आपको प्रतिदिन देखता है, उसको अंतर पता नहीं चलता। जो थोड़ी दूर से देखता है, थोड़ी दूर से देखने की अपनी इम्पोर्टेंस भी है, थोड़ी दूर से देखना एक तरह से अच्छा भी है। तो साहित्यकार, ऋषि मुनि ये देखते थे और दूर से देखते थे। समाज को दूर से देखने का अभिप्राय है कि वो समाज का बेहतर चिंतन करेंगे, समाज की वास्तविक स्थिति को देखेंगे। और साहित्यकार जब वास्तविक स्थिति लोगों के सामने रखता था तो जनता, विशेषकर पढ़ा लिखा वर्ग, उन चीज़ों को लेकर के चिंतित जरूर होता था। और समाज की चिंता, जनता की चिंता, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। आज वो रोल थोड़े बहुत मायने में मीडिया निभा रहा है। हालांकि तमाम आक्षेप लगते हैं, लेकिन मीडिया लोगों को तक वो बात बताता है, पहुंचाता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। किसी ज़माने में साहित्य ने वो रोल प्ले किया जो आज मीडिया प्ले करता है। साहित्य आज भी वही रोल प्ले कर रहा है। हम किसी कवि से, किसी वीर रस के कवि से ये उम्मीद नहीं करते कि वो भारत या अपने देश पर हुए आक्रमण में वो तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो तलवार लेकर खड़ा होगा वो 1 और 2 को मारेगा। लेकिन जो कवि वीर रस की कविता रचता है वो पूरी सेना में उत्साह भर देता है, ललकार देता है। और कहते हैं ललकार दो तो पानी में न तैरने वाला भी तैर कर निकल आता है। तो ये ललकारने की इम्पोर्टेंस है। हम देख रहे हैं
कि इतिहास का भी काम करता है साहित्य। ये जो हम देख रहे हैं ये 6ठी-7वीं शताब्दी का इतिहास है। ये वो दौर है जब देश पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए थे, विदेशियों के आक्रमण शुरू हो गए थे। पिछले 500-700 सालों और 1000 सालों से देश विदेशी आक्रांताओं को देख भी रहा था। तो विदेशी आक्रांताओं पर कथाएं लिखना, कहानियाँ लिखना, उनका चित्रण करना बहुत स्वाभाविक है। तो बच्चों, आज का अध्याय यहीं तक, शेष अगले चैप्टर में। नमस्कार।